आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्, अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्, आनन्द मंगल मंगलम्, आनन्द मंगल मंगलम्। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं जाने माने टीवी और फिल्म के अभिनेता पवन मल्होत्रा से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। ये है पवन मल्होत्रा के फिल्मी सफर की एक झलक। मुझको पहचान लो, मैं हूँ ना। ये दिल दीवाना दीवाना है, ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला। बस ये बता दो कि दिल्ली दिल्ली गली है दीवानों की दिल्ली, बस ये बता दो कि दिल्ली दिल्ली गली है दीवानों की दिल्ली। Imagine cada vida que मुबारका मुबारका मुबारका, पार्टी वाली नाइट है, पार्टी वाली नाइट है मुबारका, पार्टी वाली नाइट है मुबारका। अब तू जाग मिलखा, जाग मिलखा, जाग मिलखा, अब तू भाग मिलखा। ओ तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। नगाड़ा 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 बजा, नगाड़ा 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 बजा। दोस्तों नमस्कार। आज फिर हम कदम रखने वाले हैं अभिनय की दुनिया में। अब आप ये सोचेंगे कि भाई हम एक्टिंग करेंगे, तो ऐसा नहीं है। हमारे साथ एक सशक्त अभिनेता बैठे हुए हैं और बहुत सारे किरदार में हमने इन्हें देखा है। टेलीविजन के पर्दे पर देखा है, फिल्मों में देखा है, और अगर आपको हम थोड़ा सा पीछे ले जाएं 1989 में, तो नुक्कड़ धारावाहिक में आपने हरि के रूप में इन्हें देखा, फिर सर्कस में रसिक के रूप में देखा, और फिर फिल्म परदेस में आपने शाहरुख खान के एक दोस्त के रूप में बहुत पक्की दोस्ती निभाई शराफत अली के रूप में। और बहुत सारी और भी फिल्में हैं, मुबारका है, टब्बर है, भाग मिल्खा भाग है, ग्रहण है, जब वी मेट में चाचा बने थे। लेकिन भाई कैसे छोड़ दें नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म बाग बहादुर। जी हाँ, घुन्नू राम की भूमिका आपको याद होगी, और आज भी आप जब नाम सुन रहे हैं तो जाहिर है वो चित्र सामने होगा और अभिनय सामने होगा। सलीम लंगड़े पर मत रो, ये फिल्म में सलीम की भूमिका। जी हाँ, आप समझ गए, हमारे साथ हैं सामने पवन मल्होत्रा जी। स्वागत है कार्यक्रम में। ये सबको राम राम, नमस्कार। नमस्कार। अच्छा है यहाँ लोगों तक पहुँचने का मौका मिलता है। आपने मेरी फिल्मों की बात की जी। सलीम लंगड़े पे मत रो मेरी पहली फिल्म थी जी। उसमें टाइटल रोल फर्स्ट सीन टू लास्ट सीन, और 89 के दशक में हमने उसको शूट किया, पहले फर्स्ट हाफ में। और फिर सलीम लंगड़ा जो फिल्म है वो मुंबई डोंगरी है और उसके आसपास के जितने एरिया हैं वहां पर हमने इसको एक्चुअल लोकेशन पे शूट किया था। एक्चुअल लोकेशन? जी जी जी। तो ये एक वहां के लड़के की कहानी है जो एक मेरे हिसाब से, जैसे मैं स्क्रिप्ट अगर आप देखेंगे, एक वनरेबल इंसान है। और फिर हमने बाग बहादुर की, जो बिल्कुल इससे अलग फिल्म थी, जिसमें एक फोक डांसर है, अपनी बॉडी को पेंट करता है ब्लैक एंड येलो, और एक गांव में आके परफॉर्म करता है, और वहां पर स्टार है उस गांव का, लोग उसका इंतजार करते हैं। और वहां पर इस बार जब वो आया, तय करके आया, जो फिल्म शुरू होती है कि अब मैं यहीं रहूंगा, और वो जिसके यहाँ ठहरता है, जो उसके लिए ढोल बजाता है, उसकी बेटी से प्यार करता है, राधा से जी। और अब एक छोटी सी सर्कस आती है जिनके पास एक जिंदा शेर। और हाँ, उससे पहले ये बता दें कि जो आप अपने शरीर पर पेंट करते थे, बता दें अपने श्रोताओं को कि आप शेर बनते थे, और वहाँ का एक खास नृत्य होता है, वो नृत्य करते थे आप। शेर हमने छाव इस्तेमाल किया था। जी, छाव। जबकि जो असली करते हैं वो तो कूद फान करते हैं, थोड़ा सा मूवमेंट्स करते हैं, पर छाव इसलिए इस्तेमाल किया था क्योंकि छाव जो नृत्य है उड़ीसा में, वो या तो वॉरियर की तरह तलवार और ढाल हाथ में पकड़े एक मूवमेंट इस तरह की होती है, या फिर जानवरों की होती है। तो हम उसी को इस्तेमाल किया। आप बाघ बनते थे? बाघ बनता था, और इसमें पेंट होता था, कुछ 3 घंटे लगते थे, फिर उसमें सुखाता था, फिर शाम को जब पैकअप के बाद उसको मिट्टी के तेल से रगड़ा जाता था, और
थिनर से साफ किया जाता था चेहरा मेरा। खैर वो तो पार्ट ऑफ मेरा जॉब था, पर अच्छी बात ये हुई कि सलीम लंगड़ा पूरी हुई और बाग बहादुर 89 के एंड में पूरी हुई और 90 में दोनों फिल्में रिलीज हुई जी। और बाग बहादुर को बेस्ट फिल्म नेशनल अवार्ड मिला राष्ट्रपति पुरस्कार, और सलीम लंगड़े पे मत रोको बेस्ट हिंदी फिल्म एक ही साल में मिला। मुझे मेरा जो नेशनल अवार्ड था वो गौतम घोष जी के साथ मैंने एक फिल्म की थी फकीर जी, उसके लिए मिला था 98 में। 98 में जी, तो लगभग 9 वर्ष बाद। हाँ वो अलग था। मतलब ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसी फिल्मों में काम करके मजा तो आता है जी, बहुत मजा आता है। तभी तो हमारा, अगर आप मेरा बॉडी ऑफ वर्क देखेंगे, वैसे तो देखिए आपने डॉन परदेस बोला, मैंने तो खैर जुड़वाम जैसी फिल्म भी की है जी जी, पर मेरा बॉडी ऑफ वर्क अगर बात करेंगे तो वो सलीम लंगड़े पे मत रो, बाग बहादुर, ब्रदर्स इन ट्रबल, मैंने एक ब्रिटिश फिल्म की जिसमें पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक हूँ। इट्स अबाउट इलीगल इमिग्रेंट्स। एक अब्दुल्ला हुसैन पाकिस्तानी राइटर्स की शॉर्ट स्टोरी थी वापसी का सफर। अच्छा, तो उसको रॉबर्ट बकलर साहब जिन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस भी की बाद में, उन्होंने वहां से स्क्रीन प्ले लिखा था जी। तो ये काम से काम आता चला गया कि सलीम लंगड़ा की वजह से मुझे बाग बहादुर मिली, इन दोनों फिल्मों की वजह से ब्रदर्स इन ट्रबल मिली, वो लंदन से मुंबई आए मुझे ढूंढने। तो ब्रदर्स इन ट्रबल जब मिली जी, तो मतलब कैसा लगा आपको? इन 2 फिल्मों की वजह से ही बस मिल गई? हाँ, उन्होंने तो यही देखी थी लंदन में जी। वो बाग बहादुर को टाइगर मैन बोलते थे, वहां पर लिखा भी जाता था पोस्टर्स में जी। तो वो आए, फिर ये 3 फिल्में देखी। अनुराग कश्यप, मैं उनको जानता नहीं था, वो ब्लैक फ्राइडे लेकर आए ये फिल्में देखने के बाद। फिर रोड टू संगम मैंने की, जब भी मेट की, इस तरह का सिलसिला। जैसे एक मैंने फिल्म की चिल्ड्रन ऑफ वॉर जो 71 में बांग्लादेश बना, उसके ऊपर थी, मैंने उसमें एक नेगेटिव रोल किया पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर का। उसके लिए मुझे फ्रांस में टोपाज फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला बेस्ट एक्टर इन अ फॉरेन लैंग्वेज फिल्म। तो ये एक तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप, मुझे कभी भी काम लेना नहीं आया, जाके किसी से बात करके वो नहीं आया। अच्छा, पर ईश्वर ने ऐसा कुछ किया कि काम की वजह से काम एक झोली में आता रहा जी। और मुझसे ये भी कहा गया कि नहीं फिर अरे आप बोल रहे हो, ऑलवेज से द गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू मी। बेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बेस्ट ऑफ स्क्रिप्ट्स एंड रोल्स केम टू माई लैप। वो मेरी झोली में आए ये सब किरदार, और अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ, बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। तो वो कहते हैं आपने पर किया भी तो बहुत अच्छा। नहीं, वो भी भगवान ने आपका दिमाग चलाया उस रोल को समझने के लिए। जैसे ब्लैक फ्राइडे है, उसमें मैं उनके टाइगर मेमन के इलाके में नहीं जाना चाहता जी जी। देखिए उनको पता रहता है फिल्म में, पर मैं कोशिश कर रहा था कोई मिले, कोई बताए। जैसे डायरेक्टर ने मुझे कहा कि आप किताब पढ़ लीजिए, अच्छा, ब्लैक फ्राइडे जो किताब है। तो मैंने बोला नहीं, मैं स्क्रिप्ट ही पढ़ के उसी पे स्टिक करूंगा। तो उन्होंने बोला नहीं, किताब के बहुत नजदीक है, वो बैक स्टोरी जो हम बोलते हैं ना, जो हम फिल्म में नहीं दिखाते हैं, लेकिन कहाँ से आया, किस तरह का इंसान था, वो मिलता है। तो बाद में कुछ लोग मिले फिल्म रिलीज होने के बाद, जो कि मैं पहले ढूंढता था, अलग अलग कुछ 4, 5, 6 लोग मिले जो कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही था। तो मैंने कहा भाई मैंने तो अलग अलग जगह से आटा लेके रोटी बनाई वो सही बन गई, वो भी ईश्वर के पास। क्या बात है। चलिए, ये तो आपकी उदारता कह सकते हैं, काइंडनेस है जो आप ये कह रहे हैं, ऐसी बात। लेकिन फिर भी जाहिर है कि एक्टिंग तो आप ही करते हैं, भले कोई करवा ले, लेकिन आप करेंगे ही नहीं तो कैसे होगा। जी बिल्कुल सही बात है। एंड ऑफ द डे आपको, इसीलिए मैं कहता हूँ भगवान ऊपर से सेब गिरा देगा, लेकिन चबाना आपको है। ठीक से चबाओगे तो पचेगा। तो अपनी पूरी ईमानदारी से काम कीजिए, और सब कुछ स्क्रिप्ट में होता है। तभी अगर आप सलीम लंगड़े पे मत रो देखेंगे, या ब्लैक फ्राइडे देखेंगे, या आप भिंडी बाजार देखेंगे, ये तीनों अंडरवर्ल्ड के किरदार हैं, लेकिन तीनों अलग इंसान हैं, उनकी सोच अलग है, और वो स्क्रिप्ट में ही होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि स्क्रिप्ट में एक वही बीज है, अब उसमें आप 4 झाड़ियां देख लीजिए, चाहे आप 10 पेड़ देख लीजिए, चाहे जंगल देख लीजिए, वो जंगल भी जो दिखा वो स्क्रिप्ट में ही था। हाँ, या फूल खिला लीजिए उसमें ढेर सारे आप। जी जी। यहाँ कोई गीत सुनते हुए आगे बढ़े? जी जरूर। कौन सा सुनना चाहेंगे आप? एक रोमांटिक गाना है, रात भी है कुछ भीगी भीगी, चांद भी है कुछ मध्यम मध्यम मध्यम। इसमें मुझे वो लाइन बहुत खूबसूरत लगती है, तुम आओ तो आंखें खोले सोई हुई पायल की छम छम। क्या बात है। Chum 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 chum.
छम छम वैसे तो आपकी जो फिल्में हैं मुबारका, टब्बर और भाग मिल्खा, इन सब में आपने सिख मतलब पगड़ी वाले सरदार की भूमिका निभाई है, लेकिन सब में अलग अलग तरीके की। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत कैसे हुई और उससे पहले आपने सहयोगी के तौर पर भी काम किया, यानी प्रोडक्शन से भी जुड़े रहे, तो कैसे शुरुआत हुई? जी देखिए, मेरे पेरेंट्स जो हैं, मेरे माँ बाप पार्टीशन के टाइम आए थे लाहौर से दिल्ली। हम दिल्ली में पैदा हुए, बड़े हुए। जी जी। और लाहौर में मेरे फादर ने मशीन टूल्स का बिजनेस शुरू किया था, फिर यहाँ आकर मेरे फैमिली बिजनेस, मेरे फादर चाचे सब इसी में थे। पर हमारा रुझान थिएटर की तरफ एक एज के बाद हो गया, स्कूल के टुवर्ड्स द एंड। तो क्या स्कूल में करते थे, कैसे रुझान हो गया? स्कूल में तो इतना थिएटर नहीं था, पर मुझे कोई टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय स्कूल ले गया था। एक जो बाहर में जो ग्रुप्स होते हैं ना, जहाँ पैसे नहीं मिलते हैं, पर आप शोज करते हैं, रुचिका थिएटर ग्रुप से मैंने शुरुआत की थी। अच्छा। और फिर उसके बाद मुझे कुछ काम दिया गया, फिर कॉलेज में मैं थिएटर करने लगा, और इस तरह से धीरे धीरे करते हुए हम फिर मेरे पिताजी थोड़ा कंसर्न थे कि वो तो थिएटर भी नहीं बोलते थे, ड्रामा बोलते थे। हाँ, ड्रामा करते हैं। और वो कहते थे कि मशीन टूल्स का बिजनेस है, सीखना पड़ता है जी, इंजीनियर्स के साथ डील करना, वो बहुत ही वास्ट लाइन है जी। एक रोज उन्होंने, मैं दोपहर में पहुंचा तो उन्होंने मुझे बिठा के समझाया। ये कॉलेज के टाइम थे, समर वेकेशन में जाते थे, स्कूल में कभी काम करने को नहीं बोलते थे, कॉलेज टाइम में फिर उन्होंने बोला सीखो ये काम। तो उन्होंने जो भी मुझे बैठ के कुछ देर समझाया, डांटा नहीं पर डांटा, एक तरह से बताया कि देखो लाइफ कैसी है वो। तो मैंने उनको बोला कि अभी नहीं करूंगा, और उस वक्त मेरा कोई प्ले चल भी नहीं रहा था। अच्छा। और उस वक्त गांधी फिल्म बन रही थी दिल्ली में, और हमें मालूम ही था क्योंकि हमारे से वो कुछ सामान मशीन टूल्स का लेने आए थे। तो किसी ने मेरा नाम एक हफ्ते के लिए वार्डरोब में दे दिया, और मैंने इससे पहले फिल्म की शूटिंग या कैमरा देखा नहीं था। कैमरा मैंने सिर्फ दूरदर्शन का देखा था। जी। तो मेरा पहला रिएक्शन था कि मैं कैसे करूंगा, मैं कुछ नहीं जानता फिल्म के बारे में। तो मुझे याद है उन्होंने कहा कि अरे थिएटर में जैसे करते हैं हम भी तो कर रहे हैं, तू कर सकता है, इसलिए तेरा नाम दिया। तो मैंने अपने पिताजी से बोला कि ये आखिरी है, लास्ट, तो ये करने दी। मेरे फादर ने बोला अच्छा कर ले। एक हफ्ते के लिए बुलाया था, फिर उन्होंने हमें जाने को बोला ही नहीं। फिर वो बॉम्बे भी ले आए, पूना भी ले गए, पटना भी ले गए, और हम तो हमें तो नई दुनिया थी, बड़ा मजा भी आ रहा था, बहुत रंगीन दुनिया थी। और फिर कुछ दोस्त ऑलरेडी बॉम्बे आ चुके थे, वो कभी कभी दिल्ली आते थे, बोलते थे मुंबई आ, यहाँ क्या कर रहे हो, बॉम्बे था, यहाँ क्या कर रहे हो। हाँ,
तो मुझे लगता था मुझे फिल्मों में क्यों कोई काम देगा। अच्छा। पर एनीवे एक प्ले के लिए आए, फिर जाने भी दे यारों में मैं प्रोडक्शन असिस्टेंट था। जाने भी दे यारों फिल्म में कुंदन शाह की, जी कुंदन शाह जी की, नसीरुद्दीन शाह जी ओमपुरी थे जी, नीना गुप्ता जी, बहुत सारे लोग थे। और वहां पर मैंने प्रॉप्स किए, प्रोडक्शन असिस्टेंट, फिर सईद मिर्जा साहब का जिनका मैंने फाइनली मैं हीरो का रोल किया सलीम लंगड़े फिल्म मात्रो और डुक्कड़ में, उनका मैं मोहन जोशी हाजिरों में प्रोडक्शन मैनेजर था। अच्छा, तब भी आपके इस जहन में नहीं आया कि हम भी एक्टिंग कर लें, हमें भी स्क्रीन पर? के लिए मैं सिर्फ एक्टिंग का ही इंतजार कर रहा था। अच्छा। लेकिन मेरा ये था कि घर वाले सक्षम थे कि घर से पैसे नहीं मंगवाने। अच्छा। आई टू टेल माय फादर यू आर सेल्फ मेड, और वो अच्छा ही हुआ क्योंकि मैं ये सब करता रहा। तो देखिए फाइनली एक रोज मुझे उसी ग्रुप में नुक्कड़ मिला जी, जिसमें मैंने हरी का किरदार किया, और सलीम लंगड़े पे मतरो उस तरह का किरदार मैं तो सोच भी नहीं रहा था और मेरी झोली में आया। हाँ। और उस वजह से बाग बहादुर, फिर ये सिलसिला जो शुरू हुआ, लैंडमार्क हो गया। तो रोड टू संगम और ब्लैक फ्राइडे और चिल्ड्रन ऑफ वॉर और पंजाब की फिल्म पंजाब 1984 या ए जन्म तुम्हारे लेके जिसमें बायोपिक किया भगत पूरन सिंह जी का, इस तरह की और लिस्ट है, भाग मिल्खा भाग, दिल्ली 6, है ना। तो ये सब चीजें एक के बाद इस काम की वजह से वो काम, उस काम की वजह से वो काम, और मुझे लगता है क्योंकि मैं ये सब काम करता रहा प्रोडक्शन वगैरह, तो मैं एक सर्कल में रहा और इंतजार मुझे यही था कि मुझे कोई एक किरदार मिले। जैसे ही मुझे नुक्कड़ में काम मिला तो फिर मैंने असिस्टेंट का काम और इस तरह का काम छोड़ दिया। उससे पहले तो हम एड फिल्म में भी प्रोडक्शन करते थे कि कहीं से जो पैसा मिल जाए। जी पैसे के लिए जाहिर है कि आप चाह रहे थे कि आत्मनिर्भर रहें आप, और जो किरदार मिले उसमें हमारा बचपन, देखिए हमारा बचपन बहुत सुंदर था। मैं जब देखता हूँ हम पेड़ों पे भी चढ़े हैं, गुल्ली डंडा भी खेले हैं, साइकिल चलाते बहुत चोटें भी लगी हैं ना, और वो बॉल लेके मारन पीटी, जिस तरह जो भी बचपन जिया है अच्छी तरीके से। जी मुझे तो लगता हम जिए हैं, हर तरह की गेम्स खेले हैं। और हम तो वो नालियां उन दिनों खुली थी बरसात में, वो कश्ती डाल के सब भागे भी हैं, किसकी कश्ती पहले डूबती है, वो सब किया कागज वाली। तो जैसे नुक्कड़ के टाइम किसी ने बोला था ये सब तुम जो साइकिल का ये ठोकना ये घुमा ले तो कैसे, भाई जब साइकिल रिपेयर करवाने जाते थे खड़े होकर देखते थे ना। तो आप वही तो चीजें लाते हैं ना अपने किरदार में। जैसे रोड टू संगम में आज अभी जब मैं आ रहे थे, हम मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो फिल्म आ रही है लवली तेरा क्या होगा, लवली तेरा क्या होगा, तो वो मुझसे अभी बोल भी रहे थे रास्ते में कि रोड टू संगम में डबिंग आपकी किसी और ने की थी। मैंने कहा नहीं, मैंने ही बोला है वो। तो ये भी एक कॉम्प्लीमेंट है कि बहुत सारे जानने वालों ने वो किरदार फिल्म देखते हुए पहचाना नहीं मुझे, और जिन्होंने पहचान भी लिया उन्होंने सोचा आवाज किसी और की है क्योंकि मैंने एक किरदार को पकड़ के उसके बनाया था। मैं कुछ घर से नहीं सोच के आता हूँ, जो स्क्रिप्ट में रहता है वही करता हूँ। चलिए किरदार की बात करेंगे और कैसे इस किरदार को आप पकड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कोई गीत सुनते हुए आगे बढ़े। जी जरूर। कौन सा सुनना चाहेंगे आप? ओहरे ताल मिले नदी के जल में। क्या बात है, बहुत उम्दा गीत, सुनते हैं ये। नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में।
अनजाने होठों पर तू पहचाने गीत है, पहचाने गीत है। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, जन्मों के मीत है। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है। क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना। कोहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। कोहरे ताल मिले नदी के जल। दोस्तों हमारे साथ हैं पवन मल्होत्रा जी और जाहिर है कि इनका लंबा चौड़ा अनुभव है और हर किरदार को इन्होंने जिया है अच्छी तरीके से। बचपन की बातें चल रही थी तो बचपन की कुछ और बातें हैं जहां कुछ आपने शैतानी की, कुछ पकड़े गए, डांट पड़ी, नहीं पड़ी? बहुत, स्कूल में बहुत मार पड़ी है। ऐसा? स्कूल में टीचर्स ने बहुत मारा है। और ये भी सच है कि चौथी पांचवी क्लास तक, फोर्थ फिफ्थ तक मैं फर्स्ट सेकंड आता था जी। और फिर जैसे जैसे सिक्स सेवन्थ में आए तो थोड़ा बदमाशी भी शुरू हो गई। और मुझे ये भी याद है, मैं आज भी कहता हूँ मेरे कान इतने बड़े हैं क्योंकि टीचर्स ने ना ऐसे नीचे ले जाके ऊपर खींचे कि तुम्हें हो क्या गया, ऐसा भी अच्छा। होता था। पर उसमें भी बहुत सारी चीजें, पर बदतमीजी शायद कभी नहीं थी जी। और हमारे माँ बाप भी ऐसे थे कि कभी टीचर से कुछ बात हुई तो, जैसे मुझे एक बार स्कूल में एक छत से ईंट किसी बच्चे से छूट गई थी और मेरे सर पे लगी थी, तो घर पे फोन किया गया तो बताया कि ऐसा हुआ पर डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं तो आप आना चाहिए। तो मेरी मदर, वो बच्चा ठीक है कि नहीं, आप लोग हो ना जी। तो माँ बाप का भी ये एटीट्यूड था, भरोसा कि था जब उनके, हाँ भरोसा था। और टीचर्स डांटते भी थे। आज कोई भी देखेगा, व्हेन यू लुक बैक, आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप हमारी अच्छाई के लिए था जी। और पढ़ाई तो बहुत जरूरी है जी। कम से कम बेसिक पढ़ाई तो मैं सबसे बोलूंगा कि बहुत जरूरी है, करना ही चाहिए, क्योंकि वो होगी आपके पास तो आप बहुत सारी नई चीजें सीख सकते हैं, या एक बेसिक जीवन में आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जरूरी आप पीएचडी कीजिए। और ये भी बात सच है कि जैसे हमारे पिताजी कहा करते थे कि पंजाबी में बोलते थे कि गांव का आदमी ये पढ़ा हुआ नहीं गुड़ा हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही बात। दैट मीन्स उसने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। हमारी नानी, दादियां, माएँ, बहुत सारी चीज, ट्रेडिशन, एक्सपीरियंस, बहुत अनुभव, वो एक दूसरे को पास ऑन होती आई, धीरे धीरे वो फिल्टर भी होने लगती हैं क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो जाता जी, है। जी। पर बहुत सारी चीजें अगर आप वापस उन पे जाएंगे तो वो बहुत सालों का, हमारे पूर्वजों ने कुछ चीजें, आप कभी कभी सोचिए कि कितना हिट एंड ट्रायल करके वहां तक पहुंचे होंगे। बिल्कुल तो आपको प्लेट में रखा हुआ मिल रहा है उनके एक्सपीरियंसेस। सही बात है। हमारे तो बहुत सारी किताबें हैं, हमारे वेदास हैं जी। जिसमें अगर कोई पढ़ेगा तो, जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा जी, बिल्कुल, या नहीं जाना ज्यादा, हाँ। उसमें बहुत सारी रोजमर्रा की जीवन शैली भी है। बिल्कुल तो उस पर अगर आप, आज हम मिलेट्स खाने की बात कर रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल सही बात है, जो कि सही भी है। और ये भी कहा जाता है, ये तो कोई आपको एलोपैथी डॉक्टर भी कहेगा कि जो आपके जमीन का फल, जो आपकी जमीन की सब्जी है वो आप खाइए, बिल्कुल। जो आपके डीएनए में आपके पूर्वजों ने खाया है वो तो वो आपके सेहत के लिए ठीक भी है। और मौसम की चीज खाइए, मौसम की चीज खाइए। अगर आप सर्दियों में तरबूज और खरबूजा खा रहे हैं तो वो असली तो है नहीं, असली भी नहीं है और इस मौसम के अनुरूप भी नहीं है, तो आपको सूट भी नहीं करेगा। वो सूट भी नहीं करेगा। तो हर चीज जो हमारे यहाँ तो मौसम भी बाकी जगह से ज्यादा अलग है, बहुत ज्यादा है। और उसी हिसाब से घर में खाने भी बनते हैं कि अभी इसमें प्रसाद में तिल का लड्डू दिया जाएगा, उन्हें थोड़ी सर्दी है उसमें गर्म तिल जाएगा, उसमें कैल्शियम जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत कहना चाहिए बहुत रिच है, समृद्ध है हमारी परंपराएं। चलिए, परंपराओं की बात चलेगी तो उस पर हम चर्चा फिर कभी करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक कोई गीत सुनते हुए आगे बढ़े। जी जरूर। कौन सा सुनना चाहेंगे आप? एक बहुत खूबसूरत लाइन शैलेंद्र जी ने लिखी थी, कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल। तो वो जो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ, ये लाइन ही बहुत कुछ कहती है। बहुत कुछ। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। क्या बात तो है। ये गागर सागर, कितना पोइट्री में जो लेयर्स होती है। तो अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो वो चला दीजिएगा गाना। जरूर। आज फिर जीने की तमन्ना
फिर नुक्कड़ के जो आपने बताया कि आपको पता था कि हाँ साइकिल वगैरह कैसे बनती है, कैसे वो पौना वगैरह चलाया जाता है, लेकिन बाकी जो उस समय शूटिंग होती थी उसका क्या अनुभव रहा आपका? देखिए, नुक्कड़ इस तरह का था जो आज भी लोगों को याद है बिकॉज ऑफ इस कंटेंट। जिस तरह से लिखा गया, जिस तरह के किरदार थे, वो अलग बात है कि शुरू में 1, 2, 3 एपिसोड लगे लोगों को, क्योंकि 20-25 किरदार सामने एकदम खड़े थे। पर एक बार वो इन किरदारों को जान गए तो फिर उनसे उनका अपना एक कनेक्शन सा बन गया। बिल्कुल। और नुक्कड़ में अगर आप कास्ट भी देखेंगे, पहली बात तो ये है कि जब टीवी सीरियल शुरू हुए दूरदर्शन पे तो ज्यादातर फिल्म मेकर्स थे वो इस तरह वाले टीवी उन्होंने शुरुआत की थी, रमेश सिप्पी साहब को छोड़ के, जिनके फिल्मों में ऐसे ऑडियंस रेडी नहीं मिलते थे जी। तो चाहे गोविंद हिरानी साहब हों, चाहे श्याम बेनेगल साहब हों, सईद मिर्जा साहब हों, तो इन्होंने एक तो कंटेंट बहुत अच्छा था। और नुक्कड़ की कास्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो या तो कुछ ऐसे लोग थे कि जिनका करियर ऑलमोस्ट शुरू होके फिर नहीं थे, और हमारे जैसे जिनकी शुरुआत थी। मेरे लिए एज एन एक्टर पहली शुरुआत थी जिसमें मुझे सही मायने में एक सही किरदार मिला था, और इस तरह के और बहुत सारे लोग थे। और तभी किसी ने लिखा था उस वक्त बाकी सीरियल्स में जो स्टार्स माने जाते थे टीवी के, तो उन्होंने किसी ने लिखा था आर्टिकल में कि फलां 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 एंड द होल कास्ट ऑफ नुक्कड़ जी, यू नो। और वो अलग बात है कि कहीं गए तो किसी को 2, 4, 5 लोग ज्यादा उनके पीछे भीड़ आती थी जी, यू नो। अच्छा। लेकिन बहुत बहुत पॉपुलर था, और मैं तो अपने फादर के ऑफिस में हजारों बार, लाखों बार गया था। अच्छा। पर नुक्कड़ के दौरान जब गया तो उसी ऑफिस में बहुत भीड़ लगी। अच्छा। फिर वो मेरे फादर का ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पे था, फिर किसी ने आके बोला कि इनको बोलो खिड़की से, तो कुछ हजार लोग, पुरानी दिल्ली में ऑफिस था मेरे फादर का, मशीन टूल्स का, तो वहां पर कुछ हजार लोग खड़े होंगे छतों पर, और वो सब जैम हो गया और सब हरी हरी ऐसा बोल रहे थे कि एक साइकिल एपिसोड था जिसमें नुक्कड़ के सभी किरदार जो बाकी हैं वो उसको बकअप करने के लिए हरी हरी बोलते जी, हरी हरी बोलते हैं। तो उस तरह। या हम एक बार गए थे राजकोट, क्योंकि वहां पानी नहीं आता था जी जी, तो रोटरी क्लब वालों ने हमें बुलाया था, तो उस वक्त जो हमारा जुलूस में भीड़ आई थी और उसमें मैंने देखा जैसे फिल्मों में होता है ना कि साइकिल और मोबाइक्स खड़ी हैं और किसी को धक्का लगा और वो लाइन में गिरती चली गई जी। तो शाम को जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने बोला कि हमने सोचा था टीवी के लोग आ रहे हैं, आज तो इनका पानी का दिन था कि 3 दिन में एक बारी पानी कुछ कुछ इलाकों में, तो हमने सोचा है इतने लोग थोड़ी आएंगे जी। तो उस तरह का एक हुजूम था, भीड़ थी। और भी सीरियल्स के लिए जैसे महाभारत के बहुत, और बुनियाद के आर्टिस्ट और हम लोग के आर्टिस्ट, ये जो जिंदगी के आर्टिस्ट जी। पर एक चीज बहुत मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी हमेशा कोशिश और इच्छा रही है कि ऐसे काम से जुड़ें जो 15, 20, 30 साल के बाद अगर आप किसी बच्चे को लाइब्रेरी में ले जाते हैं जी, तो आप वो वाली टेप कह लीजिए, डीवीडी कह लीजिए, या आज के जमाने में तो हाँ, मतलब चैनल पर देखें तो वही सर्च करें, वो दिखाएंगे जी। वो जो होता है कि इतने सालों बाद भी आज लोग नुक्कड़ की बात करते हैं या उनको एपिसोड्स याद हैं, जाहिर है हम लोग भी सभी जानना चाहते हैं कि कैसे होता था वो। एक तो पूरा सेटअप लगाया गया था, एक सेट लगाया था राजकमल स्टूडियो में, सेट था पूरा जी जी। और आज भी जब लोग बात करते हैं तो मैं कई बार पूछता हूँ कितने एपिसोड होंगे, तो कोई 100 बोला, एक ने तो 500 भी बोला, एक ने तो 1000 बोल दिया था। पर 39 एपिसोड्स जी। तो अगर आपका कंटेंट अच्छा हो वो चलता रहता है। जैसे किसी ने देव साहब की डेथ के टाइम पे मुझे फोन करके पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक, तो मैंने कहा ये जो फिल्म मेकर्स हैं या ये जो आर्टिस्ट हैं जैसे गुरुदत्त साहब हैं, जब तक प्रलय नहीं होगी, कयामत नहीं होगी, तब तक ये लोग जिंदा रहेंगे। सही बात है। तो आर्टिस्ट जो है ऑफ कोर्स हमारा प्रोफेशन है, लेकिन उसमें अगर हम किसी अच्छे मैसेज के साथ या एक अच्छी कहानी, या समटाइम्स आप कोई सोल्यूशन नहीं देते हैं पर आप एक प्रश्न उठाते हैं और जैसे अभी ये जो फिल्म आ रही है लवली तेरा क्या होगा, इसमें हम रंग को लेकर जो है आपके कॉम्प्लेक्शन को लेके उसकी बात कर रहे हैं, हम डाउरी की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही सहज तरीके से। तेरा क्या होगा लवली में परिवार की देखने की फिल्म है जी। आप देखेंगे तो शुरुआत से ही सारे किरदार जो हैं जी वो बहुत टेंशन में है, लेकिन ऑडियंस हंसेंगे और उसमें हमने अपनी बात भी कह दी है सहज तरीके से जी। वो फिर फिल्म देखेंगे लोग तो उन्हें मालूम पड़ेगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। आखिर में तो आपकी सोच, आपका टैलेंट इंपॉर्टेंट है, आप किस तरह के इंसान है ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा मायने रखता है। और इन विषयों पर हमें लगता है कि फिल्म जो है वो बहुत सशक्त माध्यम है, एक संदेश देने में, एक सबक देने में, एक रास्ता दिखाने के लिए जी। मैं ऐसा सोचता हूँ कि इस तरह की जब हम सोशली रेलिवेंट फिल्म जिनको बोलते हैं कि सामाजिक जागरूकता के लिए, ऐसा नहीं कि रातों रात सब जागरूक हो जाए, नहीं जी नो एक फिल्म देख के हो जाएंगे, लेकिन स्कूल में बच्चों को कहते हैं ना चोरी मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, ऐसा तो नहीं हुआ कि चोरी करना, झूठ बोलना खत्म हो गया, लेकिन
जब संस्कार आपके कान में फूके जाते हैं या धीरे धीरे एक बूंद करके आप कहते रहते हैं, इसीलिए दुनिया आज भी चल रही है, क्योंकि अच्छे लोगों की तादाद आज भी ज्यादा है। और ये जो बीज डाल दिया जाता है, वो जब समय आता है, ऐसा मौका आता है, तो वो उन्हें याद आता है कि अच्छा चोरी नहीं करनी है। ठीक है, बच्चा चोरी नहीं कर रहा है, लेकिन जब मौका आता है तो जाहिर है वो रुक जाता है। आपकी आत्मा अंदर से एक बार ही तो बोलती है क्या कर रहा है। और कहीं ना कहीं तो उसमें हमें ये भी लगता है पवन जी की अगर 100 बच्चों में से कम 10 भी अगर रुक गए तो जाहिर है कि जैसे आपने कहा कि ऐसे ही दुनिया अच्छे लोगों से बढ़ रही है। 100 में से 90 रुकते हैं तभी चल रहा है। तभी मैंने बोला अच्छे लोग ज्यादा हैं। और देखिए हमारा जो समाज है ना, जिस तरह से हमें बड़ा किया गया है, जिस तरह से बांटने की हर धर्म, जैसे कि मैं तो बोला ही है बांट छक ना, बाकी भी हम मिलके खाओ। तो अगर आप छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, जो अनरिजर्व कंपार्टमेंट है ट्रेन का, उसमें लड़ झगड़ के धक्का मुक्की करके चिल्ला चिल्ली करके किसी को पैसे दे के कुली को अपनी सीट लेते हैं। लेकिन जब एक बार गाड़ी चलती है तो 15-20 मिनट के बाद आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, अपना खाना घरों से लाए हैं वो बांट के खाते हैं। बिल्कुल सही बात है। कभी पहले नहीं मिले थे, अपने दुख सुख बांटते हैं बहुत ज्यादा। आजकल हमारा बिजनेस ठीक चल रहा, मेरी सास मुझे ऐसे ट्रीट करती है, या मेरी बहू ऐसे ट्रीट करती है, या मेरा बेटा अच्छा है, या मेरा पति बुरा है, या ये सब पूरा कुनबा बन जाता है वहां। हाँ, और कुछ टाइम के बाद जिसका स्टेशन पहले आया है वो उसको ऐसे उतार रहा होता है कि जो नया अंदर चढ़ रहा है उसको लगता है कि ये बहुत सालों से जानते हैं या रिश्तेदारी है। वो कभी नहीं मिले थे, कभी नहीं मिलेंगे, और अक्सर दोबारा नहीं मिलते हैं। तो वो जो हम अपना शेयरिंग है ना हमारी, चाहे वो मटेरियल हो, खाने का हो, या भावनाओं, चाहे वो भावनाओं का हो, वो हमारी जो मुश्किलें हैं वो उसको कम कर देता है। कोई लड़का स्टेशन आएगा, उतरेगा, माता जी चाय पियेंगी, पकौड़े खाएंगी, ये बच्चे के लिए चिप्स ले देता हूँ, पैसे नहीं लेगा। ये जो भाईचारा, ये हमारी संस्कृति से सही बात है, और वो हमें स्ट्रेंथ देता है। और उस तरह की कहानियां हो सकता है किसी को इमीडिएटली महसूस ना हो, लेकिन वो जहन में कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक जगह बनाती। इस फिल्म का कौन सा डायलॉग आपको याद आ रहा है जो बहुत पावरफुल है, या कंटेंट की बात अगर हम करें तो? जैसे भाई एक जगह दोनों किसी चीज को लेकर लड़ रहे हैं जी, तो बेटी वो पुलिस वाला साथ में कहती नहीं, अपने आप लड़के ठीक हो जाओ। फिर वही होता है, लड़ते हैं और फिर वो एक दूसरे को उठाते हैं और फिर बैठ के खा भी रहे हैं, है ना। तो ये भी एक मैसेज है जी, परिवार आपकी स्ट्रेंथ है जी, आपके दोस्त, आपका परिवार, जो भी लोग आपसे इमोशनली जुड़े हुए हैं। कभी मनमुटाव हो सकता है, कभी किसी चीज के ऊपर डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन छोड़ो मत। लेकिन अगर वो साथ में है तो वो एक स्ट्रेंथ है जी, ना। जैसे पहले जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था वो एक स्ट्रेंथ था। जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक टीवी सब लोग देख रहे थे, अभी सब अलग होंगे। आपको टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, कैपिटलिस्ट मार्केट है, उन्होंने बेचना है। हमारी जनरेशन बचा कर चलती थी, खरीदती थी, अभी कार्ड पे खरीदते हैं, तो आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। बिल्कुल सही बात है, बहुत ज्यादा और हम लेते जाएंगे, और कई बार हम बहुत सारी चीजें अपने आराम के लिए जो इकट्ठी करते हैं वो आपका आराम ही छीन लेती है। बिल्कुल सही बात है, वो छीनती ही। तो मैं कहूंगा जीवन जरूर जियो, आज बहुत इंपॉर्टेंट है, कल जो हो गया उसको लादे लादे मत घूमे, और फ्यूचर डिपेंड करता है, उसका एक अंश आप सोचिए। चिड़िया चींटी सब बचाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कल के डर में आज का जीना ही आप बंद कर दें, पर उसमें एक लकीर आपको खींचनी होती है। थोड़ा आप सहज तरीके से बढ़े, और वो आप अपने बड़े बूढ़ों को देखे तो शांत थे जी, उनके मन शांत थे, है ना। उन दिनों ऐसा जैसे आजकल खुदकुशी होती है, शो ऑफ में भागम भाग नहीं थी। अब जैसे मैंने अपने आप से कहा कि जब शहर देखा दिल्ली से थोड़ा अलग था जी, और जो काम, और भाई आपको तय करना है कि आप इस शहर की स्पीड से चलेंगे या आप अपनी स्पीड तय करेंगे। क्या बात है। तो कभी कभी जीवन में थोड़ा बैठ के अपने आप को भी देखना है, अपनी कमजोरियों को भी समझना। मुश्किल काम है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कोई बहुत वो हूँ, या लेकिन थोड़ा सा ठहरा भी जा सकता है आगे के आनंद के लिए, है ना? और मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि जो थिएटर दिल्ली में शौकिया शुरू हुआ था जी, वो मेरा व्यवसाय, प्रोफेशन बन गया, वो आज मुझे रोजी रोटी देता है जी। तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसका अगर आनंद लेके कर रहे हैं तो इससे बेहतर चीज कोई हो ही नहीं सकती। सही बात है कि यू आर पेड फॉर व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन, यू आर एंजॉयिंग। और क्या हो सकता है, और आप अपने काम को एंजॉय कीजिए। हमारे काम में तो रोज नया है, सही बात, ये नहीं कि रोज किसी का एक सेम फॉर्म भरना है, किसी का नाम पूछा। इनफैक्ट रोज क्या, अभी मैंने एक सीन किया, हो सकता है डायरेक्टर ने बोला हो ब्रिलियंट, अब जो नया सीन कर रहा हूँ वो नया है।
तो यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम। आपको एड़ियां उठा के रहना है, अपना दिमाग चलाते रहना है, और वही इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाता है। मजा आता है। क्या बात है। कि जैसे मैंने जो सिख किरदार किए या अंडरवर्ल्ड के किए बम्बई के, तो हर एक कहानी के साथ वो किरदार अलग है, उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग है, उसकी स्पीच अलग है, जिस तरह उसका संवाद है बोलता है, और वो स्क्रिप्ट से लेते हैं। नहीं तो वो कैसे आप करते हैं इसमें जो विभिन्नता लाते हैं, भिन्नता जो लाते हैं अलग अलग, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे मुबारगांव जिसकी हमने चर्चा की, आपने भी बताया कि सब में आप बने हैं सिख, तो सबका वो कैसे आपने पकड़ा अलग अलग? इसके अलावा भी और बारीकी, वो एक कहानी में है जी। वो जो आपके पास स्क्रिप्ट आती है, देखिए डायरेक्टर तय करता है कि मैं किस तरह से अपनी कहानी सुनाऊंगा, इसलिए आप डायरेक्टर से एक बार ही पूछते हैं कि आपका नोट क्या होगा। अच्छा। और बिगनिंग मिडिल एंड होता है स्क्रिप्ट का, तो आपकी किरदार की एक जर्नी होती है, इसीलिए एक सीन करने जा रहे हैं तो उसके पिछला सीन जरूर पढ़ते हैं हम, ताकि हमें पता रहे कि आखिर क्या था इसमें जी, भूमिका उसकी बना लें पूरी। और कई बार किरदार में लेयर्स होती हैं। अच्छा। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट या से ग्रे एरिया भी होता है जी, एक ही किरदार ऐसा नहीं है कि वो इतना सुलझा हुआ है कि उसको कभी गुस्सा नहीं खाता है, या जो जैसे लिखा हो, तो हो सकता है कि घर पर उसका व्यवहार अलग है, ऑफिस में अलग है, और ये तय करना कि पुलिस वाला तो ऐसे ही होगा, या यहीं का एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर हम देखें कि आपका ये रेडियो स्टेशन है, यहाँ पर 10 लोग आते हैं, 10 लोग अलग अलग लोगों को इंटरव्यूज करते होंगे, लेकिन सबकी अप्रोच अलग होगी। बिल्कुल सही बात। आप किस तरह की बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आप एक ही घर में 5 बच्चे बिल्कुल अलग होंगे, जबकि एक मोहल्ले में पले, एक ही स्कूल में गए, एक ही तरह के दोस्त, वही वातावरण, वही संस्कार भी मिले जी। कुछ चीजें हम अपने साथ लेके कुछ चीजें, एक मैं और कहना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें जैसे हमने बचपन में देखी जो हम सही मानते थे, पर जब आप बड़े होते हैं, आप चीजों को समझते हैं, बाहर देखते हैं, तो चेंज जो होता है, इमेंसिपेशन कह लीजिए, कि जैसे एक टाइम था कि हमारे यहाँ की औरतें बाहर जाएंगी नहीं, काम नहीं करेंगी, लेकिन आज अगर मुझसे कहेंगे तो मैं कहूंगा नहीं भाई, जाए बाहर, काम करे। जैसे अगर वो काम करना चाहती हैं, जबरदस्ती भी नहीं है, पर जरूर करना चाहिए, इच्छा है, स्वतंत्रता है ये कि वो जो चाहे वो करें। हाँ, ये भी कहना कि मैं इनको जाने देता हूँ, करने देता हूँ, वो भी एक गलत है कि आप साहब है, ऐसा नहीं, हम इक्वल हैं। और देश की औरतें जो हैं दुनिया भर में एक्चुअली देखा जाए तो हमारे देश में तो बहुत काम करती हैं, बल्कि डबल काम कर रही है, और मैं तो हमेशा कहता हूँ, विमेन से भी इक्वल, नो यू आर सुपीरियर, यस, आप तो और बड़ी सारी चीजें, और भगवान ने ऐसी बनाई है, या मैन कैन वॉक फास्टर एंड पंच हार्डर, पर बाकी बहुत सारी चीजों में फिजिकली एंड मेंटली, इमोशनली दे आर मच मोर स्ट्रॉन्गर। यस। और ऐसा होता भी है कि ज्यादातर दे टेल यू ना कि ये गड़बड़ होगा, तो 90% टाइम वो सच भी निकलता है। इंट्यूशन भी सही होता है उनका। तो पर कमिंग बैक टू सिनेमा जी, अभी एक भी अच्छा भी हुआ है कि बहुत सारी ऐसी फिल्में जिसमें हीरोइन प्रधान कही, और उसमें आप अगर देखें तो कंगना रनावत जैसी और दीपिका पादुकोण जैसी ऐसी एक्ट्रेस भी आई हैं, और भी हैं, विद्या बालन जी हैं, जिन्होंने अपने कंधे पर फिल्म उठाई है और चलाई है, वो बखूबी निभाया है। हीरोइन जिसको आप हीरो बोलना की आदत है लोगों को, मेन लेकर पूरे अपने कंधे पर फिल्म लेके गई हैं, और ऑडियंस भी आए हैं। तो ये जो था, और या फिर पहले ये था कि उनकी शादी हो गई तो उनको काम नहीं मिलेगा, तो वो सब भी भ्रम टूटे हैं, वो सब चीजें, और अब कहानी भी कही जा रही है। क्यों छोटे शहरों में इतनी शूटिंग शुरू हो गई? जब आप अपनी कहानी कहेंगे तो आपको वो गलियां, वो छतें चाहिए, चौबारा चाहिए, वो पेड़, वो मोहल्ला, वो सब चाहिए। जब फैमिली की कहानी सुनाएंगे तो आपको वो सब चाहिए जी, और एक्चुअल लोकेशन से बेहतर और कहाँ मिलेगा वो? सही बात है। और हमारे देश में तो इतनी विविधता है जी, हमारे तो संस्कार, बहुत सारी चीजें आप वापस जाना चाह रहे हैं जी। तो यहाँ पर हम फिर जैसे आपने कहा सिनेमा की ओर चलते हैं, और आपके व्यक्तिगत अनुभव की ओर चलते हैं, थोड़े से एक्सपीरियंस शूटिंग आदि के समय के। तो उससे पहले गीत सुन लेते हैं कोई। चलिए ये करते हैं, अभी ना जाओ छोड़ के। क्या बात है। अभी ना जाओ छोड़ के। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी
अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। के दिल अभी भरा नहीं, अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के जो रोज यूं ही जाओगी तो किस तरह निभाओगी, कि जिंदगी की राह में जवां दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे, बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। हाँ, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं। हाँ, दिल अभी भरा नहीं, नहीं 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 नहीं। दोस्तों, सामाजिक मुद्दों पर जब फिल्म होती है तो जाहिर है कि हम उससे बहुत प्रभावित होते हैं। और अभी हाल ही में बहुत सारी ऐसी और भी फिल्में आई हैं, दहेज की बात करें हम, या लड़कियों के लिए खास तौर से उनकी शिक्षा की बात करें, या लड़कों के गंजेपन पर बात करें, तो दोस्तों आपने फिल्में देखी होंगी और आपको नाम भी याद आ रहा होगा जरूर, और आप उससे मुतासिर भी हुए होंगे। तो दोस्तों, ऐसी ही एक फिल्म है तेरा क्या होगा लवली। पवन जी, ये जो फिल्म है, आपने बहुत सारी वैसे तो फिल्में की हैं, लेकिन इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा एक बहुत बड़ा काम सोशली रेलिवेंट फिल्म जिनको बोलते हैं, समाज की कुछ चीजों से जुड़ी अच्छी बातें, त्रुटियां, उनसे की है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने इस तरह फिल्मों का हिस्सा रहा हूं जिसमें हम एक प्रश्न चिन्ह उठाते हैं या किसी चीज की वे अपनी टिप्पणी अपनी तरफ से देते हैं। तेरा क्या होगा लवली जो फिल्म है, उसमें बहुत सारी सामाजिक बात कर रहे हैं और एक परिवार के साथ देखने वाली फिल्म है कि बेटियों को पढ़ाना, वो अपनी किस्मत खुद लिखेंगी। रंग का जो है, अजीब बात यह है कि हमारे देश में जहां सूरज इतना तेज रहता है, वहां पर सांवले या टैंड को
गलत समझा जाता है, जबकि अंग्रेज लोग वो रंग के लिए यहाँ आते हैं। जी, अपना रंग मतलब पक्का करते हैं। जी, पक्का करते हैं, और हम जो हमारे पास है उसको हम नकार रहे हैं। पवन जी, यहाँ पर ये जो पक्का रंग याद आ रहा है, वाकई मतलब हम लोग क्या सांवला भी रंग नहीं कहा जाता, कहा जाता है इनका रंग पक्का है काफी। हाँ, पक्का या काली है या काला है। मतलब पक्का शब्द कितना अच्छा था, क्यों इसको हम लोगों ने सांवले और काले पर ले गए? खैर, ये कैसे आप लोगों ने इसमें फिल्म में दिखाया है? नहीं, पर अगर आप देखिए तो स्मिता पाटिल सांवली थी और बहुत खूबसूरत थी, शायद ही ऐसी। दीपिका पादुकोण सांवली है, क्या स्क्रीन प्रेजेंस है। तो हम इस तरह का सब्जेक्ट जो है तेरा क्या होगा लवली में दहेज की भी बात कर। अच्छा। और इस तरह की छोटी छोटी चीजें अगर आप फिल्म देखेंगे तो वो कैसे परिवार जो इकट्ठा रहता है, कैसे स्ट्रेंथ है, उसमें कभी ऊंच नीच भी होगी, सब होगा, लेकिन जुड़ के बंद मुट्ठी जो है उसकी ताकत अलग है। एक एक उंगली की ताकत अलग है। और कैसे जब जरूरत के वक्त परिवार, दोस्त, जानने वाले एक दूसरे के साथ खड़े होने चाहिए और होते हैं समाज में, ये सब सटली एक बातें की जा रही है। तो फिल्म शुरू होती है तो आखिर तक सारे किरदार टेंशन में, लेकिन ऑडियंस हंसते रहते हैं। अच्छा, तो बहुत ही सहजता से हंसते खेलते हमने मैसेजेस डाल दिए। लेकिन आमतौर पर जब दहेज की बात आती है या कुछ ऐसे विषय जैसे आपने बताया कि रंग पर है, कि लड़कियों को तो मान के चलते हैं कि गोरी हैं तभी सुंदर हैं और तभी शादी के लायक हैं, मतलब कोई भी अपनी जीवन संगिनी की तलाश कर रहा हो या माता पिता अपने लिए बहू तलाश कर रहे हो तो यही सोचते हैं कि लड़की गोरी होनी चाहिए, शायद पहली शर्त यही होती है। और लड़का तो लड़का है चाहे जैसा हो। तो वहाँ भी थोड़ा बहुत तो होता ही है, फिर भी हाँ, उसकी कमाई कैसी है और वो सब भी होता है। लड़का है बस, ऐसा सामान्य तौर पर हम देखते हैं। तो ये समाज में तो है व्याप्त, लेकिन ये बड़ा तनावपूर्ण विषय है। इसको कैसे बहुत सरल तरीके से आप लोगों ने दिखाया है? क्या मन लगेगा या आदमी ऊब जाएगा? हम ये कहना चाह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि बहुत ही हंसाते हंसाते हमने ये बात कह दी है। और ये सबके लिए कि औरतें खुद ही बोल रही हैं, दादी बोल रही है बेटी है ऊपर से काली है। हाँ जी। तो औरत ही बोल रही है कि उनको भी गोरे की चाहत है, तो खुद ही बोल रही हैं। जी। आपका क्या इसमें रोल है? आपकी मैंने लवली जो कि हीरोइन का नाम है, उसके पिता का किरदार किया है। जी। इलियाना है उसमें डिक्रूज, इलियाना डिक्रूज ने वो किरदार बहुत अच्छे से निभाया है। इससे पहले भी हमने मुबारका में एक साथ काम किया था, रुस्तम में भी किया था। मैंने रुस्तम भी फिल्म की। और रणदीप हुड्डा हैं जो कि बहुत बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं। रणदीप हुड्डा जी, उनका अगर पहले किसी ने काम देखा हो तो जब जब उन्होंने जो भी काम किया है बहुत सशक्त, चाहे वो 5 सीन का हो चाहे वो हीरो का हो, हमेशा बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। और बाकी भी जो कास्ट है जितनी भी है, छोटे बड़े जितने भी किरदार हैं, राजेंद्र गुप्ता साहब है हमारे साथ और बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत बहुत अच्छा काम किया है जी। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं तेरा क्या होगा लवली जैसी फिल्म का हिस्सा हूँ। और मैं तो उसको फिल्म में लवली बोलता भी नहीं हूँ, मैं लवली बोलता हूँ। अच्छा, लवली बोलते हैं। तो वो मैंने किरदार के साथ जी जी। उसमें और भी कुछ आपने उसी तरीके का बोला है जी। वो थोड़ा सा हरियाणवी, हमने हरियाणवी फैमिली दिखाई है तो वो हम तड़का बोलते हैं, वैसा टच दिया हमने। तो कोई डायलॉग आप सुनाना चाहेंगे उसका? बेटी बोलती है जब बाप दहेज देने को तैयार है और किसी ने बोला दुगना दे दीजिए, तो वो बोलती है कि आपने मुझे पढ़ाया लिखाया ताकि मैं अपनी किस्मत खुद लिख सकूं। और बाप बड़ा लो होके अफसोस के साथ बोलता है बेटा पर तेरे रंग के आगे तेरी किस्मत फीकी पड़ गई। तो ये एक मुझे डायलॉग, इस तरह के बहुत सारे डायलॉग्स आपको उस फिल्म में मिलेंगे तरह तरह के। तो यहाँ पर गीत भी सुनते चलते हैं इसका? जी जरूर, फिल्म का गीत सुनाइए। ओ चढ़ गई प्रीत बेल चढ़ गई, ओ मारे मन की दीवारा पे फूल खिले तारे। ओ हाय हाय यूं क्या मैं कर गई, सखीरी जीते जी मर गई। ओ प्यारे लागण लागे उसके हाव भाव सारे। हाय सपनों की पंखुड़ियां अब जोड़ रही हैं कड़ियां, मन लवली हो गया। ये खुशियों की फुलझड़ियां कुछ मिलने की हैं घड़ियां, मन लवली हो गया। हो बांध के निगाहों वाली पुड़ियां
तुमसे उम्मीदें आके जुड़ियां है और तेरी ही मुड़ियां ले मुड़ियां। अब तू हाल हाल जाने, दिल की ताल ताल जाने, अब तो सच्ची सच्ची अपनी बातां उड़ियां। अब तू रंग ढंग जाने, सब कुछ संग संग जाने, अब तो सच्ची सच्ची अपनी बातां उड़ियां। जो हो गई थी बात मेरी आंख से ही ओझल, वो देखी अब के मैंने तुझ मेरे। जो साथ मिलता हो जरा सा आदतों से तेरी, वो साथी तू भी ढूंढ मुझ मेरे। हो प्यार की पतंगे मन में उड़िया, तेरी अदाएं मैंने पढ़िया, इस बार मोहब्बतां चढ़िया चढ़िया चढ़िया। अब तू हाल हाल जाने, दिल की ताल ताल जाने, अब तो सच्ची सच्ची अपनी बातां उड़िया। अब तू रंग ढंग जाने, सब कुछ संग संग जाने, अब तो सच्ची सच्ची अपनी बातां उड़ियां। ओ लड़ गई नजर बजर लड़ गई, ओ चढ़ गई प्रीत बेल चढ़ गई, ओ मारे मन की दीवारा पे फूल खिले थारे। ओ हाय हाय यूं क्या मैं कर गई, सखीरी जीते जी मर गई। ओ प्यारे लागण लागे उसके हाव भाव सारे, हाव भाव सारे, हाव भाव सारे, हाव भाव सारे, हाव भाव सारे। तो दोस्तों, हमने ये गीत सुना और पवन जी आप इस फिल्म का हिस्सा हैं और आप शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। जाहिर आपको अच्छा लगा और जाहिर है कि विषय भी जो है वो समाज को इस पर सोचना चाहिए, बार बार सोचना चाहिए और एक अच्छे पहलू पर, एक अच्छे निर्णय पर पहुंचना चाहिए। बदलाव की जरूरत है, हम भी ऐसा ही मानते हैं। मैं ऐसा सोचता हूँ दहेज प्रथा खत्म हो जाएगी तो बहुत सारी मुश्किलें दूर हो जाएगी। जी बिल्कुल सही बात है। और बेटा बेटी को अगर इक्वली आप ट्रीट करते हैं जी, अब तो हमारे समाज में आप देखिए तो एयरफोर्स में भी जा रही हैं जी, सब आर्मी में भी जा रही हैं जी, कहीं ऐसे नहीं कोई है कमी कि नहीं है जी, पीछे हैं और कभी थी भी नहीं वो। हाँ, ऐसा जरूरी भी नहीं है कि अगर कोई नहीं बाहर जाके काम करना चाहती वो घर संभालना भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। 24 घंटे का काम सबसे मुश्किल मोर्चा है वो, बिल्कुल बहुत मुश्किल काम है। तो ये भी नहीं कि आप उनको फोर्स करें, लेकिन अच्छा होता है कि अगर आप बाहर करें ताकि आप किसी पर आश्रित नहीं, आप डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर। जरूरत पड़े तो आप खड़े होकर अपना जीवन, अपनी फैमिली संभाल सकते हैं और दोनों पहिए हैं तभी गाड़ी चलेगी। एक पहिया अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो गाड़ी ठीक से चलेगी भी नहीं। और दूसरा ये कि जब आप किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं तो कम से कम आप अपना निर्णय ले सकते हैं और अपने जो सही चीज है उसको कर सकते हैं, नहीं तो कुछ अपनी बात भी नहीं रख पाते हैं। और परिवार में जैसे एक दफ्तर में सबका अपना अपना रोल होता है जी, ऐसी परिवार में सब लोग अपना अपना रोल निभाते हैं, अपना अपना खाना भरते हैं जी, और वो अगर ठीक से मिलजुल के चलता है तो बहुत बहुत अच्छा रहता है। वो गाड़ी सही उबड़ खाबड़ रास्ते पर भी निकल जाती है। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे टीवी और फिल्मों के अभिनेता पवन मल्होत्रा से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का पहला भाग। इसका दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे गणेश शिंदे। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। हर हर आज के मेहमान।